बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को, वो स्टार्ट बिल्ड करेंगे। प्रॉपर लॉजिक मैथ समझने की कोशिश करेंगे और चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, और टाइम कम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होती है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। एंड देन हम लोग जो है वो अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स को देखेंगे कि उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या बन रही है। तो ये हमारा सारा इस वर्कशॉप का जो है वो थीम रहेगा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो मेरा माइक अनम्यूट था। हम लोग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं आई वाज स्पीकिंग और मुझे था कि माइक जो है वो अनम्यूट है, लेकिन वो म्यूट था। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, that is time and space complexity. So what we are aiming in this workshop, basically we will try to understand how the logics behind our कोड वो बेसिकली कैसे वर्क करती हैं, कि कोई भी हमारे कोड को देख के कैसे कहेगा कि ये कोड अच्छा है या बुरा है। जो पैरामीटर्स हैं डिफाइन करने के हमारे कोड की एफिशिएंसी को, वो कौन से हैं। बेसिकली देयर आर टू पैरामीटर्स विच आर स्पेस एंड टाइम।
उसी टाइम और स्पेस को जो है वो आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली क्या होता है। अच्छा, मुझे एक चीज क्लियर कर देना, ये अभी आप लोगों को यूर स्क्रीन शेयरिंग ग्रीन से कलर का, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा, जी मैं इसको नजर। भी साइड, मैं साइड पे कर देती हूँ। अब आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछना हो तो फिर आप यूं कर सकते हैं कि आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। एक चीज मैंने मुझे आइडिया नहीं है कि आपके पास कहाँ पे मेरा माइक जो है वो म्यूट था। तो मैं अब दोबारा से डिफाइन कर दूं कि इस वर्कशॉप का बेसिक पर्पस है कलेक्टिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो आप इसमें से कुछ भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। और जो आप लोगों को अगर लग रहा हो कोई चीज मिस है या फिर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप लोग यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम टू शेयर योर पर्सपेक्टिव टू evaluate time and space complexity. But before that, let me explain the things which I have prepared for you guys, and which I have the understanding about time and space complexity, so that you have the idea what I am going to tell you, and then you are welcome to add things as well. So you already have learned that maybe जब आप लोगों ने लीड कोड के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हम कह रहे होते हैं अभी गो ऑफ एन है टाइम कम्प्लेक्सिटी, कभी हम लोग कह रहे होते हैं लॉग एन है टाइम कम्प्लेक्सिटी, कभी हम लोग कह रहे होते हैं एन स्क्वायर है टाइम कम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो हाउ दीज नोटेशंस बेसिकली वर्क्स, क्या मतलब होता है जब भी गो ऑफ एन हम लोग कह रहे होते हैं, हम वो चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू द टाइम कम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को मेरा माउस नजर आ रहा है, कर्सर नजर आ रहा है। टाइम कम्प्लेक्सिटी जब भी हम किसी कोड को रन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे कोड ने लीड कोड के क्वेश्चन। अच्छा, मुझे एक एक चीज सिर्फ क्लियर कर दें पार्टिसिपेंट्स प्लीज, कि आप में से किसने लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। जिसने नहीं किए हुए, सो दैट आई हैव एन आइडिया कि आप लोगों ने जो है वो हैंड रेज कीजिएगा प्लीज सभी जिन्होंने लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। ओके ओके। दी दी अदर पर्सन, ये जो है आई थिंक आमना फरूक, कौन है, हसनैन अली और साइन, ये बाकी लोग भी जो हैं, आई होप के एवरीवन नोज के जब हमारे पास कोड है प्रीटी गुड नंबर्स, हम लोग जब अपना लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो कभी कभी आ रहा होता है 2 मिली सेकेंड में सॉल्व हुआ है, कभी आता है कि 200 मिली सेकेंड में सॉल्व हुआ है। तो वो टाइम जो है बेसिकली हम उस टाइम की बात नहीं करेंगे कि वो कितना टाइम ले रहा है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में। इन जनरल वही सेम टाइम है जिसे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। बट इन टाइम कम्प्लेक्सिटी जब हम लोगों ने अपने कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करनी है तो फिर हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे हमारे सीपीयू को, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए। तो उसकी बेस पे हम लोग डिफाइन करेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस। दोबारा से मैं डिफाइन कर दूं, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन। सेम कोड जो है वो 10 मिली सेकेंड जो है वो शायद मेरे सिस्टम पे ले, आपके सिस्टम पे शायद वो कुछ और मिली सेकेंड ले, या फिर वो टाइम टाइम जो है वो वेरी कर सकता है हार्डवेयर पे। हम उस टाइम की बात नहीं करेंगे, बट वी विल डू वी विल measure how many operations, how many tasks a computer will do when when the CPU will execute or calculate the output of our code. दूसरा हम बात करेंगे स्पेस ये वो वाली स्पेस नहीं है जो हम लोग नॉर्मली स्पेस कंसीडर करते हैं, ये बल्कि ये स्पेस जो है वो हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करेंगे कि कितनी मेमोरी जो है वो कंज्यूम करेगा हमारा सिस्टम, सॉरी कोड। अब इसको इन सब सब चीजों को डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। बट बिफोर दैट जस्ट इमेजिन कि जब हम लोग कोई कार खरीदते हैं, एक एग्जांपल है ताकि आप लोगों को टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी का बेहतर आइडिया हो सके।
जब हम लोग कोई भी कार खरीद लेते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, हम देखते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, मैक्सिमम कितनी स्पीड पे हम लोग इसको चला सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसका साइज क्या होगा, और इस तरह के डिफरेंट मेजर्स होते हैं जिसकी बेस पे हम लोग जो है वो कोई भी कार कह सकते हैं कि ये कार कार अच्छी है या फिर ये कार बुरी है। मतलब बुरी नहीं, या कम अच्छी है ये कह लेते हैं, कार अच्छी है या फिर ये कार कम अच्छी है। तो इसको हम, ये क्या है, ये तीनों स्पीड, प्राइस एंड कैपेसिटी, ये किसके मैयर किसके फैक्टर्स हैं मैयर करने के, कार के। अब जब हम लोगों ने कोई कोड लिखा तो हम लोगों को वो कोड कैसे मैयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 2 लाइन्स ऑफ कोड लिखा, किसी ने 3 लाइन्स ऑफ कोड लिखा, तो क्या हम सिर्फ लाइनें गिन के कहेंगे कि ये बेहतर कोड है या बेहतर कोड नहीं है। इसके बजाय हम लोग क्या देखेंगे कि ये कोड सीपीयू की कितनी साइकिल्स लेगा या कितने सीपीयू कितने टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो उसे हम कहेंगे टाइम। और इसके अलावा जो हम दूसरी मेन चीज देखेंगे कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए कितना ही ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, उसे हम लोग बोलेंगे स्पेस। और ये दोनों फैक्टर कलेक्टिवली मिलके हमारी जो है वो एक प्रोग्राम की एफिशिएंसी को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब हम इसी को थोड़ी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि मेरे पास ये एक अरे है जो कि जिसमें एलिमेंट स्टोर हैं, 6 एलिमेंट स्टोर हैं, मतलब 6 इसमें n इज इक्वल टू 6 एलिमेंट स्टोर हैं, इनपुट इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। और एलिमेंट क्या क्या है, 1 4 -1 2 5 एंड 8, ये इसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सर्च एन एलिमेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने कोई एलिमेंट सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल तो सर्च करने के लिए जो हम लोग अपना कोड लिखेंगे, वो कोड क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है वो अपना एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो कि क्या होगा, उसे हम माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करा लेंगे ताकि हम अब आने वाले बिगर एलिमेंट्स को उससे कंपेयर करके उसमें स्टोर कर सकें। जस्ट इमेजिन द कोड विच आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब यू। अगर आपके कोड अभी वो नहीं भी कर पा रहे तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ये मैंने उसका पूरा एक लिखा हुआ है कि कैसे बेसिकली हम काम कर रहे हैं। तो पहली आइट्रेशन में क्या होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 को कंपैरिजन करेंगे अपनी माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, आप लोगों को मेरा माउस नजर आ रहा है, आप लोग मेरे माउस जो है ना इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि हम लोग कैसे वर्क करेंगे। हम लोग सबसे पहले आएंगे अरे के 0 इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे 1 पे, और फिर हम माइनस इन्फिनिटी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली 1 बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी मैक्स में वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की जगह पे अब आ जाएगा 1। देन वी विल कंपेयर दिस 1 विद 4 एंड देन वी विल सी कि 4 बड़ा है तो हमारा 1 भी रिप्लेस हो जाएगा विद 4। अल्टीमेट टास्क हमारा क्या है, थी ना हनी। अच्छा, तो हमारे पास मैं मेरी आवाज आ रही, ओके। तो अल्टीमेट टास्क हमारा क्या है, लेट्स रीडिफाइन आवर टास्क व्हिच इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड एन एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ लीनियर सर्च। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने एक वेरिएबल में एक सबसे पहले बहुत छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं विच इज माइनस इन्फिनिटी, एंड देन वी आर बेसिकली कंपेयरिंग कि किसमें कौन सी वैल्यू बढ़ी है, तो फिर हम उसमें स्टोर कराते जा रहे हैं। और अल्टीमेट जो हमारे सर्चिंग है वो हमने फाइंड आउट क्या करना है, वो हमने फाइंड आउट करना है द लार्जेस्ट एलिमेंट, ये हमारा गोल है। ठीक है, तो क्योंकि 1 बढ़ा था तो माइनस इन्फिनिटी ने 1 को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे 1 सॉरी 1 ने माइनस इन्फिनिटी को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे 1 आ गया। देन इस सेकंड आइट्रेशन में 4 1 से बड़ा था तो यहाँ 1 को की वैल्यू जो है वो रिमूव करके 4 रख दी गई। देन हम लोग थर्ड इंडेक्स पे आए, सेकंड इंडेक्स जो बनेगा थर्ड आइट्रेशन में सेकंड इंडेक्स पे आए, तो हमने देखा कि -1 जो है वो छोटा है, 4 बड़ा है, तो हमने रिप्लेस नहीं किया। देन 2 पे आए तो 2 फिर छोटा है, 4 बड़ा है तो रिप्लेस नहीं हुआ। फिर देन यहाँ पे 5 पे आए तो हमने देखा कि 4 जो है वो छोटा है, 5 बड़ा है, तो 5 ने 4 को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह हम लोगों ने नेक्स्ट आइट्रेशन में लास्ट इंडेक्स पे हम गए तो हमने देखा कि 5 छोटा है, 8 बड़ा है, तो 8 रिप्लेस हो गया और 8 हमें मिल गया कहाँ पे, लास्ट इंडेक्स पे लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया। तो इस तरह हम लोगों ने लीनियर सर्च करके लार्जेस्ट एलिमेंट निकाला। तो अब यहाँ पे आप गौर करेंगे
कि हमारे पास क्या है, कि हम लोगों को कितने नंबर, जितना हमारा इनपुट साइज था, इनपुट साइज हमारा क्या था 6, यानी टोटल हमारे पास एलिमेंट्स एक अरे में कितने आ रहे थे 6। तो इतने कंपैरिजंस हम लोगों को परफॉर्म करने पड़े इन ऑर्डर टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब जब हम लोग कम्प्लेक्सिटी की बात, टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो बेसिकली हम लोग देख क्या रहे होते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में, वर्स्ट केस मतलब सबसे बुरी कंडीशन में, एक हमारे सीपीयू को कितनी दफा ये टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए उसने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये कंपैरिजन किया, चाहे वैल्यू रिप्लेस की है या चाहे वैल्यू रिप्लेस नहीं की, उसने 6 टाइम ये कंपैरिजन किया एंड देन हम लोगों को वो रिजल्ट जो है वो दिया कि लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। मतलब 6 ऑपरेशंस सीपीयू ने परफॉर्म किए। 6 ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन क्या था, मैक्सिमम की वैल्यू को कंपेयर करना अरे के इंडेक्स के साथ, और फिर जो है वो हम लोगों को बताना कि ट्रू है, मतलब उसमें वैल्यू रख सकते थे या नहीं। ये जो कंपैरिजन है बेसिकली ये 6 ऑपरेशन है जिसकी हम बात करेंगे। टाइम कम्प्लेक्सिटी में यही ऑपरेशंस को हम देखेंगे कि सीपीयू को कोई ऑपरेशन कितनी दफा करना पड़ता है। दिस इज बेसिकली दी टाइम विच सीपीयू विल यूटिलाइज। ओके, अब जब हम लोग बात करते हैं, जैसे ये 6 है हमारे पास, तो अगर 6 के केस में लार्जेस्ट एलिमेंट हो 6 लोकेशन पे, तो भी रीजनेबल है, 6 विल नॉट टेक एनी टाइम। बट जस्ट इमेजिन कि n इज इक्वल टू 1000 है, और 1000 वाले एलिमेंट पे जो है वो 8 पड़ा हुआ था या लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ था, तो हम लोगों को 1000 कंपैरिजंस परफॉर्म करना पड़ते। अब जब हम लोगों ने लीड कोड की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की होगी, तो हमारे, जब आप लोगों ने लीड कोड की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की होंगी, तो वो वहां पे नीचे गिवन, वहां पे नीचे लिखा होता है कि हमारे पास जो है वो 10 होरेज टू पावर समथिंग, 10 होरेज टू पावर 5 या समथिंग जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने मैक्सिमम इनपुट साइज हो सकता है। तो फिर उस सिनेरियो में भी आप देखेंगे हमें जो है वो कितना जो है वो ऑपरेशन, कितना, कितनी दफा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा अगर लार्जेस्ट एलिमेंट बिल्कुल लास्ट पे पड़ा हो। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी को बता रहे होते हैं ना, वो टाइम कम्प्लेक्सिटी हम बता रहे होते हैं बेसिकली अपने वर्स्ट केस सिनेरियो में। ये 8 हमारा 1 लोकेशन पे भी पड़ा हो सकता था, उस सिनेरियो में मैक्सिमम के साथ हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ता, लेकिन हम लोगों को ये सारे कंपैरिजंस परफॉर्म फिर भी करने पड़ते। अच्छा, अब देखिए जरा हम उसी उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास लीनियर सर्च में लार्जेस्ट एलिमेंट n जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा n की वैल्यू 10 है तो कंपैरिजन कितने होंगे 10, n की वैल्यू 20 है, कंपैरिजन कितने होंगे, आपकी भी आपको भी तो हमारे पास जितना, जितनी ज्यादा इनपुट साइज होगा उतनी ज्यादा जो है, उतने नंबर ऑफ टाइम जो है वो सीपीयू को वो टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी हम लोग यूं कह सकते हैं कि, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जितनी ज्यादा लीनियर सर्च जो है वो, लीनियर सर्च में लार्जेस्ट एलिमेंट, लीनियर सर्च में जो इनपुट साइज है वो जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास केस, ये वाला जो केस बन रहा है, इसमें जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी इनपुट साइज की, राइट। जो कि अगर हम मैथ्स की फंक्शन, मैथ्स की टर्म में बात करें तो हमारे पास जो है वो टाइम है फंक्शन ऑफ एन इनपुट, जो टाइम है वो फंक्शन ऑफ इनपुट साइज है। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि जहां पे हमारे पास यहाँ पे जहां सॉर्टेड एरे लिखा हुआ है, ये हमारे पास बेसिकली दूसरा सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो में हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास चीजें कैसे वर्क करती हैं। दूसरे सिनेरियो में अगर लेट्स से कि हमारा अरे सॉर्टेड पड़ी हुई है एंड वी नो कि अरे जो है वो सॉर्टेड पड़ी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम बिल्कुल लार्जेस्ट एलिमेंट, इट्स मीन दैट हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पड़ा होगा, बिल्कुल अरे के लास्ट इंडेक्स पे, राइट। अगर लास्ट इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा हुआ है लार्जेस्ट एलिमेंट, तो हम लोग क्या एक ही कमांड से अपना लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं क्या, हम लोग अपनी अरे के
अरे में बिल्कुल लास्ट वाला इंडेक्स पास कर दे, जो कि हमारे पास पाइथन के केस में एलियन का फंक्शन से हम अरे का नाम पास करते हैं और -1 करेंगे तो हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाएगा। और अब नाउ जस्ट इमेजिन, पिछले केस में जब भी हमारे पास एन का साइज इंक्रीज हो रहा था, नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो रहे थे। यहाँ पे क्या है, अगर 10 नंबर्स की अरे हो तो 10th वाला एलिमेंट है तो सेम लाइन ऑफ कोड से हमें वो एलिमेंट लार्जेस्ट मिल जाएगा। अगर 1000 भी है तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, 1। अगर 10 टू द पावर 5 है तो भी कितने परफॉर्म होंगे, ऑपरेशन 1, क्योंकि हमें पता है कि अरे के बिल्कुल लास्ट वाले इंडेक्स में हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा है। वाई हमें क्यों पता है, क्योंकि हमें गिवन है कि सॉर्टेड अरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। इट्स मीन दैट इस वाले केस में हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो क्या है, वो नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट, यानी 1 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है हमारी इनपुट साइज के, जिसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो सिनेरियोस देख लिए जहां पे हमारे पास जो है वो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे इनपुट साइज होता है, और दूसरा केस जिसमें टाइम डिपेंडेंट नहीं होता हमारी इनपुट साइज के, जिसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। जी, जी मोहम्मद कुरबान। मैम मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा ऊपर कि अगर सॉर्टेड होगी अरे तो उसमें हमें एक ऑपरेशन लगेगा, लेकिन हमें शुरू से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा इससे 1 2 3 और हम 8 तक जाएंगे। वो किस तरह से हम उसको नहीं देखेंगे? नहीं, अगर तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने डिफाइन पहले कर दिया था, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि आपकी अरे सॉर्टेड पड़ी हुई है। सॉर्टेड का मतलब है वो असेंडिंग ऑर्डर में पड़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लोगों को फिर पहले ऑपरेशंस इस सिनेरियो में पहले कंपैरिजन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है लार्जेस्ट एलिमेंट ऑलरेडी एंड पे एग्जिस्ट करेगा। तो हम फिर इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग से अप्रोच करेंगे या किस तरह से? वो क्वेश्चन कोई भी हो, वो अप्रोच कोई भी हो सकती है, बात ये है कि हम लोगों ने वो बस लास्ट इंडेक्स ही तो निकालना है। इस सिनेरियो में क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है, हम जो भी हमारी अरे का नाम होगा उसकी लास्ट एलिमेंट निकाल लेंगे। एलियन के फंक्शन में -1 कर लेंगे, लेंथ रिटर्न करता है एलियन, इसकी लेंथ रिटर्न करेगा विच इज इक्वल टू 8, और इंडेक्स क्योंकि 0 से शुरू होते हैं इसलिए हम -1 कर लेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा 8। इधर कोई कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 24 लिखा हो से। तो हम जो है वो एलियन के फंक्शन -1 करेंगे, ये जो ये जावा में लिखा हुआ है कि अरे के n-1 करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ ये वाला इंडेक्स आ जाएगा जो कि लास्ट एलिमेंट होगा। तो एनी इन एनी केस जितनी मर्जी अरे का लेंथ इंक्रीज हो तो इस अप्रोच में हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। जी मैम, क्लियर है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? मैम मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। यहाँ पे जोन सी राइट नो, अगर हम बात करें ना वन ऑपरेशन की, लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई एक लूप है, फॉर लूप कह लेते हैं, और वो चल रही है 10 टाइम्स। अब वहां पे जोन सी आइट्रेशन है उसकी फिक्स्ड है 10 टाइम, और जब भी कोड एग्जीक्यूट होना है उसने 10 टाइम्स चलना ही चलना है। तो इन दैट केस समटाइम हम ये कंसीडर करते हैं कि लूप आई है तो इट मीन्स वो 1 बाय 1 आइट्रेट कर रही है, इसलिए उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी n चली जाती है। बट इन दिस सिनेरियो क्योंकि फिक्स कर दिया गया कि n = 10 है, उसकी आइट्रेशन 10 टाइम्स ही होनी है, तो वो कांस्टेंट कंसीडर होगी। बेशक वो 1000 आ जाए, बेशक वो 10,000 आ जाए, बट क्योंकि अगर फिक्स हो गई है वो हर आइट्रेशन पे वही, मतलब जब भी कोड एग्जीक्यूट होना है उसने 1000 टाइम या जितनी भी वैल्यू वो चलना ही चलना है, तो वो कांस्टेंट कंसीडर होगी, वो देन एन नहीं कंसीडर होगी। जी थैंक यू सो मच सर। इसमें अगर ये चीज आप लोगों को कंफ्यूज करिए तो हम मजीद सिंपलेस्ट वर्ड्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं इस बात को। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर अभी अभी और किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो है वो आगे कैसे चीजें परफॉर्म होंगी। अच्छा, अब हमारे पास जो लीनियर सर्च है बेसिकली, जिसमें हमारे पास
टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारी इनपुट साइज होता है, वो कैसे होता है? हम लोग लेट्स से कि ये बेसिकली लीनियर सर्च का ग्राफ होता है। लीनियर ग्राफ में क्या होता है कि हम यहाँ पे हमारे पास इनपुट को, अगर लेट्स से कि हमारे पास जो है वो हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, ये वाला ग्राफ जो आप लोगों को शो हो रहा होगा। यहाँ पे नीचे आप कंसीडर करें कि मेरे पास इनपुट साइज है, सॉरी इनपुट है, और यहाँ पे आप कंसीडर करें कि गिवन टाइम है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या कैसे कैलकुलेट होगी? लेट्स से कि मेरे पास इनपुट साइज अगर यहाँ पे आता है, कोई भी इनपुट साइज इस ग्राफ में यहाँ पे आता है, तो हमारे पास टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? टाइम बिल्कुल इसके प्रोपोर्शनल जो है वो होगा, यानी यहाँ पे लाई करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि अगर इनपुट 1 है तो टाइम जो है वो भी 1 होगा, 1 नहीं, बल्कि उसके प्रोपोर्शनल होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी, देन जो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। देन अगर हमारे पास इनपुट इंक्रीज करती है तो बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में जो है वो हमारे पास टाइम भी इंक्रीज होता है। जब हमारे पास इनपुट और हमारे टाइम का रिलेशन इस तरह लीनियर लाइन की फॉर्म में ड्रॉ हो रहा हो, तो हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, जिसे हम लोग बाद में बल्कि नहीं, अभी कंफ्यूज नहीं करते, अभी आप लोगों के लिए इतना ही अंडरस्टैंडिंग काफी है कि हम लोग इस तरह के रिलेशनशिप को जो है वो लीनियरली अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब इस लीनियर रिलेशनशिप को हम लोग जो शो करते हैं, बेसिकली शो करते हैं बिग ओ ऑफ एन में, जो कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। जितने नंबर ऑफ इनपुट हो उसी के प्रोपोर्शनल अगर हमारे पास नंबर ऑफ टाइम जो है वो लग रहा हो, नंबर ऑफ ऑपरेशन यानी उसी के प्रोपोर्शनल लग रहे हो, तो फिर हम लोगों को उसे बोलते हैं लीनियर रिलेशन, या फिर हम लोग लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे बिग ओ ऑफ एन। ओके, यहाँ पे आते हैं। बिग ओ ऑफ एन जो आप लोगों ने अक्सर देखा है, उसका क्या मतलब है कि क्या इसका ये मतलब, सिंपल मतलब ये है कि हमारा जो कोड है वो मैक्सिमम सॉल्व होने के लिए कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? एन ऑपरेशन। जितना इनपुट साइज है उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस, यानी उतने नंबर ऑफ टाइम सीपीयू को वो टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। पिछले एग्जांपल में उतने नंबर में उतने नंबर उतने नंबर ऑफ जो है वो टाइम कंप्यूटर को वो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट में आ रही हूँ, तो आपके कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में तब तक पूछ सकते हैं।
अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे लीनियर सर्च की। तो लीनियर सर्च में हम लोगों ने देखा जितनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं उतना ही सॉरी जितना नंबर ऑफ इनपुट साइज है उतने कंपैरिजन यानी उतने टास्क कंप्यूटर को परफॉर्म सीपीयू को परफॉर्म करने पड़े हैं। तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे बिग ओ ऑफ एन में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट साइज के। और एक चीज आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर लें, अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास जो जब हम लोगों ने लिख दिया कि टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, यानी बिग ऑफ एन लिख दिया, इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए जो सबसे ज्यादा मतलब वर्स्ट केस में सबसे बुरा जो यानी सबसे ज्यादा ऑपरेशन जितने उसे परफॉर्म करने पड़ेंगे वो बिग ओ ऑफ एन होंगे, यानी वो एन ही होंगे, जितना इनपुट साइज होगा उससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर हमारे पास यानी हम ये नहीं कह सकते कि अगर इनपुट साइज एन है तो हमें शायद एन स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े या फिर हमें एन क्यूब ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो बिगो ओ जो है ना वो बेसिकली अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अभी हम इसको दोबारा से भी देख लेंगे। अच्छा, अब हम देखें अब हमारे पास जैसे कोई एक इनपुट साइज था और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अच्छा इसको हम स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इस पे आते हैं कि हमारे पास ये जो है जो अमाउंट, अब अगर हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस और टाइम टेकन अप बाय द एल्गोरिदम एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट साइज। एक्चुअली ये नॉट एक्चुअल टाइम नहीं होता जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हुए लेता है, बल्कि ये क्या होता है कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो एक साइड पे इनपुट साइज हम लोग ड्रॉ करते हैं, दूसरी साइड पे टाइम, और फिर हम लोग उसको उसका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं और देन हम लोग जो है वो बताते हैं कि बी गोआ मतलब कितनी जो है वो टाइम या स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी। अभी आप लोगों को ये बड़ा लग रहा होगा कि ये ग्राफ हम लोग इन एक्चुअल वर्ड में कैसे ड्रॉ करेंगे, या फिर हम लोग मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आप लोगों को ये बड़ा वो लग रहा होगा कि हम लोग ये कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर हम लोग कैसे बताएंगे, लेकिन ये जो है एक्सपेरिमेंटल वे है रिप्रेजेंट करने का अपने इनपुट को, सॉरी अपनी कम्प्लेक्सिटीज को। हम बेसिकली दो तरह की कम्प्लेक्सिटी होती हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, एक थोरेटिकल होती है और एक एक्सपेरिमेंटल होती है। हम थोरेटिकल के बेस पे जो है वो डिफाइन करेंगे कि क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी आ रही है और क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही। अभी अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन में ये जो बाहर ओ आता है और आगे अंदर एन लॉग एन एन स्क्वायर इस तरह की चीजें आती हैं, तो हमारे पास इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो वर्क करता है, ये बेसिकली कैसे काम करता है या क्या क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा ना डिस्कस करके देखते हैं। अच्छा, बिग ओ नोटेशन हमारे पास क्या होती है, बिग ओ नोटेशन बेसिकली जाहिर करती है अपर बाउंड को, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट कुड बी परफॉर्म्ड बाय द कोड, इसे हम कहते हैं बिग ओ, ठीक है। इससे कम हो सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लीनियर सर्च की बात की थी ना, तो लीनियर सर्च में हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन देखी थी, तो इससे कम भी हो सकती है। इससे कम क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, कांस्टेंट होती है जो कि इससे ऊपर लिखी हुई है, या फिर लॉग एन होती है, लॉग एन छोटा होता है एन से। तो ये सारी इससे छोटी वाली एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन इससे बड़ी वाली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इससे छोटे छोटे में तो वो कोड रन हो सकता है लेकिन उससे बड़े वाले में ये कोड रन नहीं हो सकता। ये बिग ओ जाहिर करती है। जब हमने डिफाइन कर दिया कि इस कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन है, इट्स मीन दैट ये मैक्सिमम बिग एन टाइम्स एग्जीक्यूट हो सकता है, कम में ये 1 2 3 यानी कांस्टेंट टाइम या फिर लॉग एन टाइम या फिर एन लॉग एन टाइम भी एग्जीक्यूट हो सकता है। अब बिग ओ कैलकुलेट करने का जो है वो फॉर्मूला क्या है वो हम लोग देख लेते हैं।
फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो इग्नोर करना होता है अपने कांस्टेंट को। अच्छा, ये इक्वेशन पहले फॉर्म होगी, ये इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी? हमारे पास जब लीनियर वाला केस था तो ये इक्वेशन इस तरह फॉर्म होगी, राइट, ax प्लस बी। अभी वाला जो केस है ये स्केयर वाला केस है, तो इसमें जो है अब हम कैसे देखेंगे कि ये कैसे होगा। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है, आपने कैलकुलेट करते हुए जो भी आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी विद द हेल्प ऑफ इनपुट और टाइम, तो आप लोगों ने उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने इग्नोर कर देने हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, सी की जगह पे हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है। बेसिकली हम रिप्लेस कर देते हैं 1 के साथ कांस्टेंट को, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जो लार्जेस्ट टर्म है ना वो हम लोग लेते हैं, यानी कम से तो परफॉर्म हो सकता है, कम में तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मैक्सिमम क्योंकि हम अपर बाउंड को जाहिर कर रहे हैं बी को, तो हम लोग यहाँ पे टर्म पिक करेंगे, वो लार्जेस्ट टर्म पिक करेंगे और वो हमारे पास हो जाएगा एन स्क्वायर। आई होप कि आपको टर्म का पता है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें टर्म का आइडिया है? What is term basically in maths? किसी को पता है टर्म का? मैम सिंगल पता ऑपरेशन है? को कहते हैं। किसको? सिंगल ऑपरेशन हो तो वो टर्म होगी। बेसिकली ये जो प्लस माइनस का साइन है एलिमेंट के टर्म में, थोड़ा सा अगर हम देख लें, ये जो प्लस माइनस का साइन इससे अलग ये जो पहले होता है वो बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशन या फिर टर्म होती है, यानी ए एन स्क्वायर एक टर्म है, बी एन एक टर्म है, सी एक टर्म है। तो इसमें से हम सबसे पहले कांस्टेंट रिमूव कर देंगे, नंबर 1, उसको रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, उसको उसमें से जो लार्जेस्ट टर्म होगी उसको कंसीडर करेंगे और वो हमारी अल्टीमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर होगी बिग ओ की फॉर्म में, ठीक है। क्लियर है? अब अगर हमारे पास ये इक्वेशन को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वेशन ये फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे भी देखें, हम लोग सबसे पहले अपनी कांस्टेंट रिमूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है वो उसमें से जो बिगेस्ट होगा उसको लार्जेस्ट उसको पिक करेंगे और वही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। कहने का मतलब ये है कि ये ऑपरेशन अगर हम कह रहे हैं कि एक इक्वेशन है, एक कोड है जिसको सॉल्व करते हुए हमें जो टाइम लग रहा है वो ए एन क्यू प्लस बी लॉग एन प्लस सी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फॉर एग्जांपल ये जो लाइन नीचे वाली ड्रॉ हुई है ना, ये बेसिकली लॉग एन की लाइन है, तो लॉग एन कम ऑपरेशन तो लग ही रहे हैं, ये तो मतलब इसमें तो एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं हाँ भाई इसमें एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन हम बताएंगे अपर बाउंड के यहाँ ये मैक्सिमम जो है ना वो एन क्यूब तक जा सकता है, एंड दिस इज बेसिकली बिग ओ नोटेशन। किसी को बिग ओ नोटेशन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। मैम ये टर्म नेगेटिव भी हो सकती है। टर्म नेगेटिव कैसे हो सकती है कि प्रोग्राम कोड को कोई भी टास्क परफॉर्म ना करना पड़े? हाउ यू विल डिफाइन द नेगेटिव? ये 0 0 रीजन से इसीलिए स्टार्ट हो रही है ना। ओके मैम अच्छा, आपने बताया बिग ऑफ N3, मतलब इसके मुझे नहीं एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। मतलब जैसे टर्म में हमारे पास अगर n की पावर 3 आ जाता है, एन तो क्यूब। हम तो मतलब तो हम उसको कहते हैं कि या लाइक मतलब आप इसकी कोई एग्जांपल लेके बता सकती हैं कि किस किस केस में हम कहेंगे कि बिग ऑफ N3 है ये। अभी अभी हम लोग जो है वो देख रहे हैं सिंपल, मैं आप लोगों को ये अगर हम लोग जो सिंपल देख रहे हैं, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। चलो बाबू, हाँ बेसिकली हम लोग देख क्या रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम लोगों ने कोई भी अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो हम वहां पे ये इक्वेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे भी, मैं आप लोगों को ये इक्वेशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगी भी। ये इक्वेशन अगर हम लोगों ने अपने इनपुट साइज और टाइम को एक ग्राफ पे प्लॉट किया,
और जो इक्वेशन वो जो लाइन फॉर्म में वो इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन हमें दे रही है an³ प्लस b log n प्लस c, इस तरह की अगर इक्वेशन दे रही है तो अब हम लोगों ने उसमें से कैसे डिफाइन करना है, तो हम लोगों ने कैसे डिफाइन करना है बेटे, ये अब नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। तो हम लोगों ने कैसे डिफाइन करना है कि हमारे पास जो है वो क्या आएगा, कौन सी, कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करेंगे, अब ये नहीं निकलेगा ना। तो उसका फॉर्मूला सिंपल ये है, दो रूल्स। सबसे पहले कांस्टेंट इग्नोर करें, जितनी आपकी इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट है उनको रिमूव कर दें। नंबर 2, उसमें से लार्जेस्ट टर्म पिक करें और वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और रीजन व्हाई वी आर पिकिंग दी लार्जेस्ट, क्योंकि बिग ओ नोटेशन हमें जो है वो अपर बाउंड रिटर्न करती है। अपर बाउंड का मतलब क्या है कि वो बताती है कि मैक्सिमम इतने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, कम में काम हो सकता है लेकिन मैक्सिमम इतने करने पड़ेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो में। ओके ओके, थैंक यू। Any other question? क्लियर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं बिग ओमेगा नोटेशन। ये भी नोटेशन आप लोगों ने कहीं देखी होगी। अभी आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मतलब ये पूछी जा सकती है। ऑलवेज हम यूज नहीं करते, ऑलवेज हम लोग अपर बाउंड ही बता रहे होते हैं कि इतने ऑपरेशन मैक्सिमम लग सकते हैं, अदरवाइज हम लोग जो है वो लोअर बाउंड बिग ओमेगा नोटेशन बहुत कम बता रहे होते हैं। तो बिग ओमेगा नोटेशन बेसिकली क्या करती है, इट टेल्स अस अबाउट द लोअर बाउंड के बेस्ट केस सिनेरियो में। वो हमारे पास बिग ओ क्या करती है, वर्स्ट केस सिनेरियो, ये कहती है बेस्ट केस सिनेरियो में मिनिमम कितने ऑपरेशन, यानी मिनिमम हमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ओमेगा बिग ओमेगा एन स्क्वायर लिखा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास कम से कम एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जरूर लेगा, फिर n³ भी ले सकता है, उससे बड़े ले सकता है सारे, ठीक है, और लेकिन उससे कम नहीं लेगा। उससे कम यानी एन स्क्वायर से कम क्या हो सकती है, n, वो भी नहीं लेगा। उससे कम क्या हो सकती है, कांस्टेंट, वो भी नहीं लेगा। तो इससे बड़े तो सारे ले सकती है लेकिन इससे छोटे जो है वो नहीं लेगा। क्लियर आप लोगों को? अब हम तीसरी नोटेशन की बात करने लगे हैं जो कि है बिग थीटा नोटेशन। बिग थीटा नोटेशन में हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ना, जो यानी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास बिग ओ नोटेशन और बिग थीटा नोटेशन जो है वो एक जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रही हो, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो बिग थीटा नोटेशन है, यानी ऑन एवरेज जो है वो हमारा सिस्टम कितनी चीजें रिटर्न करेगा। अब हम अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछे, वरना फिर हम लोग जो है ना वो ग्राफ और वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं कि कैसे होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। क्लियर? मैम बेस्ट केस को रिपीट कर सकती हैं? इसको बेस्ट केस को जो है। बेस्ट केस का मतलब है कि यहाँ पे आते हैं। बेस्ट केस पे हम ये कह सकते हैं कि हमें फाइंड आउट करना था 1 और वो 1 पे ही पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई हैं। यहाँ पे हम लोगों को कहा है कि फाइंड आउट करो 1 जो कि 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो ये बेस्ट केस है इसका, कि हमें पहले ही इंडेक्स पे मिल जाए एंड हम वहां से ही रिटर्न कर जाए। तो बेस्ट केस में कितना परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी इतने नंबर ऑफ ऑपरेशन बेस्ट केस में जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे, ये हमारे पास है। जी जी, पूछिए क्वेश्चन। हाँ मैम, बेस्ट केस में हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ आई 1 ही रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ लीनियर सर्च के केस में है। हो सकता है किसी का बेस्ट केस में, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन जो है वो रिटर्न कर रहा है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं n³ है,
ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी बिग O ऑफ n क्यूब है वर्स्ट केस में। तो हो सकता है n स्क्वेयर में वो मिनिमम n स्क्वेयर तो ऑपरेशन उसे परफॉर्म करने ही पड़ते हो, फिर उसे रिजल्ट मिलता हो, तो फिर वो जो बेस्ट केस होगा वो n स्क्वेयर हो जाएगा। Okay, ma'am. Thank you. आप लोग मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आ रही हूँ। छोड़ने को। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन टाइम कम्प्लेक्सिटीज को, ठीक है, कि ये कैसे बेसिकली वर्क करती है। हमारे पास जब हम लोगों को कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, इनपुट साइज हमारा डेटा साइज यानी फिक्स नंबर होता है, तो हम लोग उसे कहते हैं कि ये कांस्टेंट स्पेस लेगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग O ऑफ 1 की फॉर्म में। अब वो ऑपरेशन जितने भी हो सकते हैं, अब वो ऑपरेशन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, नंबर वो डिपेंड करेगा।
ठीक है। इससे बड़ी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? उससे बड़ी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारे पास होती है बिग लॉग ऑफ एन। ठीक है, इसकी लाइन कुछ यूं ड्रॉ होती है। और उसके बाद जो हमारे पास जो है उससे हायर होती है वो हमारे पास होती है लॉग सॉरी बिग ओ ऑफ एन की टाइम कम्प्लेक्सिटी, जो कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। फिर उसके बाद एन स्क्वेयर की लाइन इस तरह ड्रॉ होती है, इसी के दरमियान कहीं एन क्यूब आएगा, कहीं एन की पावर 4 आएगी। और उससे जो सबसे बुरी हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है बेसिकली वो बिग ओ 2 की पावर n होती है, जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। जब भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि जो सबसे बुरी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ 2 की पावर n है, जो कि एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी है। अब हम लोग ये भी देखेंगे, देखा है हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन डिफरेंट सॉल्व किए हैं, जिन्होंने नहीं किए मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व उनको भी पता होगा कि हम जब रिकर्जन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी चली जाती है, जो कि हम लोगों को इन एक्चुअल प्रोग्राम में सॉल्व नहीं करना। इसका नहीं करो बेटे, फिर ये बंद कर दो, कैमरे को बंद कर दो। अच्छा, उसके बाद जो लेकिन हम लोग क्यों कर रहे हैं ये रिकर्जन के थ्रू? क्योंकि रिकर्जन जो है वो हमें बहुत सारे सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल हम इस रिकर्जन को ऑप्टिमाइज करेंगे। अभी हम जो कर रहे थे, जो जो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट थे जो हम लोग रिकर्जन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो बेसिकली व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू, वी वर ट्राइंग टू बिल्ड लर्न द लॉजिक बिहाइंड रिकर्जन के, रिकर्जन कैसे वर्क करता है। फिर हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग में उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, जिसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है मेमोराइजेशन का। उसके थ्रू हम लोग इस एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर या बिग ओ ऑफ एन में भी रिड्यूस कर देंगे, जो कि हमारे पास एक बेहतर टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ये जो है टाइम कम्प्लेक्सिटीज हैं नॉर्मली जो कि आती हैं। फिर हमारे पास और भी टाइम कम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं, लेकिन आज जितने प्रॉब्लम्स हम लोग अभी तक सॉल्व कर रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस यही टाइम कम्प्लेक्सिटी आती हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी तब वेरी कर सकती है जब किसी ने भी कोई दोबारा से कोई नया प्रोग्राम, कोई नई लॉजिक लिखी, वो क्वेश्चन बनाया और फिर उस पे जो है वो हम लोग काम कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। मतलब अभी तक यही फेमिलियर जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी है, और ज्यादातर हमें यही 5-6 टाइम कम्प्लेक्सिटीज के साथ जो है वो वास्ता पड़ेगा। बिग ऑफ लॉ एन लॉग एन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो इन्हीं कम्प्लेक्सिटीज के साथ जो है वो वास्ता पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी की, कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है। बिल्कुल उसी तरह हम ड्रॉ करते हैं अपना प्लॉट। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, ये जो प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वे से कि कैसे हम लोग चीजों को ड्रॉ करेंगे। इन एक्चुअल कोड हम लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे होते। इनफैक्ट हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम इंट्यूटिवली थ्योरेटिकली वो ड्रॉ निकाल रहे होते हैं टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। लेकिन आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये इनपुट लेफ्ट साइड उस पर बिल्कुल उसी तरह इनपुट साइज होगा। पीछे की दफा यहाँ पे टाइम होता था, लेकिन यहाँ पे इस दफा स्पेस है, क्योंकि हम स्पेस को मेजर कर रहे हैं। और हमारे पास जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो वो प्रोग्राम बेसिकली जाके सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है, और वो जिसे हम लोग कहते हैं, जो मेमोरी जिसमें लोड होता है वो बेसिकली होती है स्टैक, जिसे हम लोग रिकर्जन के केस में फंक्शन सिस्टम फंक्शन कॉल के थ्रू भी देख रहे थे। तो वो फंक्शन सबसे पहले जाके लोड होते हैं स्टैक में, और फिर उसके बाद जब हम लोगों को उन फंक्शन, ठीक है आप उठा के ऊपर रख दो, जब हमारे पास यही मेमोरी जो है वो यही फंक्शन जो है वो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई इंटीजर डिक्लेयर किया, कोई फ्लोट डिक्लेयर किया, कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर की, तो वो एक और मेमोरी में जाके क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं हीप मेमोरी। ठीक है, तो हमारे पास जब भी कोई प्रोग्राम लोड होता है, जब भी हमारे पास लीड कोड की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें दो तरह की स्पेसिस बेसिकली होती है। एक तो है इनपुट स्पेस। इनपुट स्पेस का मतलब है कि जब हमें कोई क्वेश्चन दिया और लेट्स से कि उसमें इनपुट अरे गिवन है n एलिमेंट्स, तो वो n एलिमेंट्स इन एनी केस ऑक्यूपाई करेगा। वो मैं प्रोग्राम करूं, आप करो, वो सब में कांस्टेंट स्पेस आ गई। यानी वो स्पेस कांस्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है जो हम लोगों ने बिग ओ ऑफ 1 में देखा था अभी, वो नहीं। वैसे मैं ये कह रही हूँ कि ये तो हर क्वेश्चन में इनपुट तो गिवन होगी, तो हम लोग इनपुट स्पेस को कभी भी मेजर नहीं करते।
अनलेस कि हमें कहा जाए प्रोग्राम इंटरव्यूअर की तरफ से कि आप इनपुट स्पेस को भी कंसीडर करो एंड देन मुझे बताओ कि कितनी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है इस प्रोग्राम की, तो देन हम लोग इनपुट स्पेस को कंसीडर करेंगे। अदरवाइज वी विल सी द ऑक्सिलरी यानी एक्स्ट्रा स्पेस। ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पेस जो कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कैरी करेगा, जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन आ सकती हैं। रिकर्जन के केस में जब हमारे पास डिफरेंट तरह के फंक्शंस जो है वो कॉल स्टैक बनता जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो कहेंगे स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास इनपुट साइज और स्पेस जो है वो लीनियरली फॉर्म होगी तो बिग O ऑफ n आएगी, बिल्कुल वही बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले लाइन क्रिएट हुई थी तो वो लीनियर रिलेशनशिप था, तो हम कह रहे थे कि ये लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी है, इधर ये जो है वो लीनियर स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी। और अगर वो जो है हर प्रोग्राम में सेम अमाउंट ऑफ मतलब आप यूं कह लें कि अगर हमारा प्रोग्राम अगर कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, कांस्टेंट स्पेस ले रहा, तो फिर हम बिग O ऑफ 1 की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कोई स्पेस कम्प्लेक्सिटी में कोई कुछ ऐड करना चाहे? सबको क्लियर है? जो इनपुट स्पेस है मतलब लीड कोड पे हम काउंट नहीं करेंगे। नहीं, लीड कोड में हम लोग जो है वो काउंट नहीं करेंगे इनपुट स्पेस को। नॉर्मली जब आप इंटरव्यू देंगे उसमें भी आप वो स्पेस काउंट नहीं करेंगे। आप जो स्पेस काउंट करेंगे वो ऑक्सिलरी स्पेस को ही कंसीडर करके अपनी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बताएंगे, अनलेस कि आपको इंटरव्यू मेंशन कर देता है। ठीक है, ठीक है। अंकल अंकल को मैंने पूछना। अच्छा, मैं नहीं पूछती अंकल को। अच्छा, मैम की साइड पे अजान हो रही है, तो हम 2 मिनट वेट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब हमारे पास लीड कोड के क्वेश्चन भी आएंगे तो हम लोगों ने नहीं ऐड करनी अपनी जो इनपुट में, फॉर एग्जांपल एक अरे गिवन है, कोई स्ट्रिंग गिवन है, कुछ भी गिवन है, उसको इनपुट को हम कंसीडर नहीं करेंगे उस स्पेस को। बस हम जो कंसीडर करेंगे जो हम एक्स्ट्रा डिक्लेयर करेंगे स्पेस, एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या इस तरह, तो वो उसको हम लोग जो है वो बोलेंगे कि ये मेरे पास जो है वो ऑक्सिलरी स्पेस है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम में मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम आप में से किस किस को आता है? हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। ठीक है, मोहम्मद अरशद आप थोड़ा सा मर्ज सॉर्ट को एक्सप्लेन करते हैं प्लीज। बेसिकली मर्ज सॉर्ट अरे जब हम लोग सॉर्टिंग करते हैं थ्रू मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो भी हमारे पास अरे होती है सबसे पहले हमें
अच्छा, तो हम लोग मर्ज सॉर्ट में बेसिकली वर्क कैसे करते हैं? मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम में हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इनपुट गिवन है, हम लोग क्या करते हैं उसकी एक लेते हैं, मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, हम लोग जो है एक अरे का एक पार्ट लेते हैं, उसको जो है वो सॉर्ट करते हैं एंड देन हम लोग जो है वो उसको मर्ज करते हैं, राइट? ऐसे ही मर्ज सॉर्ट वर्क करता है। तो उसके लिए हम लोगों को जो अरे क्रिएट करनी पड़ती है वो एक न्यू अरे क्रिएट करनी पड़ती है, एक न्यू स्पेस उसी साइज की एक अरे क्रिएट करनी पड़ती है, इसलिए हमारे पास वहां पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n चली जाती है। जबकि क्विक सॉर्ट में हमारे पास क्या होता है, हम लोग अच्छा बेटे, जब क्विक सॉर्ट में हमारे पास क्या होता है, हम लोग जो किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा न्यू अरे क्रिएट नहीं करते, वहां पे हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ 1 आ जाती है। लेकिन हमारे पास जो नोटिसेबल बात ये है कि जब हम लोग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम में यूज करते हैं तो हमारे पास बिग एन लॉग एन बिग ऑफ एन लॉग एन जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही होती है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम की, जबकि एन स्क्वायर जो है वो क्विक सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही होती है। तो जो पॉइंट यहाँ पे नोटिसेबल है वो ये है कि हमारे पास जो है वो अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो वेरी कर रही होती है, रिलेशनशिप भी इनका एक तरह का होता है। कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स हम लोगों को जो है वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्पेस कंप्यूटर में आ भी रही है, तो समटाइम हम लोगों को अगर तो इंटरव्यूअर ये नहीं कहता कि आप लोगों ने जो है वो स्पेस को कंसिडर करना है, तो हम लोग जो प्रायोरिटी देंगे वो अपने टाइम को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोड लिख रहे हैं किसी फेसबुक, एप्पल या मैं किसी बिग टेक कंपनी का, तो फिर डेफिनेटली हम लोगों को जो है वो स्पेस भी उसी तरह मैटर करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स उन कंपनी के इतने ज्यादा हैं। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। अब हम थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स का और समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे बेसिकली। हाँ जी, क्या मसला? बेटी क्लास है ना।
अच्छा, तो हम लोग अभी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम लोग जो है वो असल में ना, मेरी बेटी मुझे अलाउ नहीं कर रही कि अब मैं मजीद क्लास कंटिन्यू कर सकूँ। वो मुझे कह रही है कि मैं बंद कर दूँ लैपटॉप। सो लेट्स सी कि कब तक जो है वो हम लोग ले सकते हैं क्लास। थ्योरेटिकल एनालिसिस हम लोग अभी कर लेते हैं। लूप बेस्ड एनालिसिस, मेरी आवाज आ रही है। लूप बेस्ड एनालिसिस, लूप्स को देख के कुछ एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उनकी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सॉर्टिंग, सर्चिंग एल्गोरिथम को, और फिर रिकर्जन को, ये सारी जो है वो सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे चीजें वर्क करेंगी। ओके, लेट्स से कि हमारे पास एक ये सिंपल लूप रन किया है, जो कि हमारे पास क्या है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा पहले लूप को। मैसेज क्या है? हमारे पास जो है वो आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन इक्वल टू n एंड आई प्लस प्लस। तो लेट्स से कि हमारे पास जो, और उसके बाद ये कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा होगा। अच्छा, वो जो सर बोल रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं और वो ये सब, तो जो हमारे पास ये जो अंदर काम हो रहा होता है ना, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो अगर लेट्स से कि यहाँ पे 10 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 11 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये जो इसके अंदर काम हो रहा होता है ना, इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लाइंस को इमेजिन कर रहे होते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को नहीं देख रहे होते कि फॉर एग्जांपल ये अंदर वाला कोड 10 टाइम्स रन हो, 10 लाइंस ऑफ कोड रन होगा, तो हम उसको नहीं कंसीडर कर रहे होते। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक भी लाइन लिखी हो सकती है कोड की, दो भी लिखी हो सकती है, तीन भी लिखी हो सकती है। तो हमारे पास जो है, हम लोगों ने बेसिकली देखना होता है कि हमारे पास इनपुट साइज के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, इंस्टेड के हम ये देखें कि ये जो अंदर लूप के अंदर है, ये कांस्टेंट जो है, ये काम कितनी दफा का होगा। क्योंकि हमें पता है, थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं विद 1। ये लाइंस 5 हों, 500 भी हों, तो फिर भी हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस हम लोगों ने इस चीज को कंसिडर करना है, क्योंकि कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास जो है वो इनपुट साइज जो है वो 3 होता है। अच्छा, मेरे ख्याल से हम लोग सिर्फ यही एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट वर्कशॉप में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी ना अब रो रही है कि मैं लैपटॉप बंद कर दूं। तो फिर शायद मैं आगे नहीं पढ़ा सकूं। अच्छा, हमारे पास क्या है कि लेट्स से कि हमारे पास इनपुट, पहली बात आप लोग मुझे क्लियर कर देंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट को मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हों, तो फिर हम उसे कांस्टेंट कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ये जो अंदर वाला लाइन ऑफ कोड है, क्यों हम इसे कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, आपको ये बात क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मैम यस मैम, मतलब क्लियर क्लियर है। जी, ये वन वन ठीक है। ऑपरेशन होते हैं तो हम इसको कंसिडर नहीं करते, हम पूरे बॉडी के जो कितनी मरतबा ये लूप की बॉडी चल रही है उसी को कंसिडर करते हैं। बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास जो है वो ऑपरेशन जो है वो, ये जो लूप रन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू 0 थी, तो ये के नंबर ऑफ ऑपरेशन, अगर हम इन ऑपरेशन को के कंसीडर करें, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 500, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर गिवन हो सकता है। हम इसे कंसीडर करें कि ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट वर्क है, और फिर आप देखें आई की वैल्यू 0 होगी तो ये के कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, आई की वैल्यू 1 होगी देन के कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, और अप टू सो ऑन के आई की वैल्यू जो है वो n-1 हो जाए, और फिर जो है हमारे पास फिर भी के कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है, n को मल्टीप्लाई, जितनी n का साइज होगा n, और मल्टीप्लाई बाय के नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं, ऐसे ही है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, एक तो ये मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट ऑपरेशंस। लेकिन हम लोगों ने थोड़ी देर में ये पहले ये भी देखा था कि जब हमारे पास कोई भी टर्म कांस्टेंट आती है, तो फिर हम कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं, तो फिर हमारे पास आ जाएगा बी गो ऑफ एन, जो कि हमारे पास अल्टीमेट जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। हाँ जी, अभी आप लोगों को इसकी थोड़ी सी क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ? यस मैम, हो गया। तो उसके बाद जो है
अब मेरे पास ना हम नेक्स्ट वर्कशॉप्स भी करेंगे हर संडे इंशाल्लाह, और फिर मैं आप लोगों को ये डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू ये रन करके दिखाऊंगी कि ये कैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, और फिर हम लीड कोड के भी एक प्रॉब्लम के डिफरेंट। अब ये देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे दूँ कि हम ये जैसे 3 लूप एनालिसिस करेंगे। एक लूप एन स्क्वायर नेस्टेड लूप में देखेंगे कि हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर आ रही है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास नेस्टेड लूप है लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है बिग O ऑफ n आ रही है। हाउ हाउ बेसिकली दिस इज हैपनिंग, ये हम देखेंगे कि जरूरी नहीं कि नेस्टेड लूप जब भी हमने देखा था हमने कहा नेस्टेड लूप है दैट फाइन इट्स एन बिग O ऑफ n स्क्वायर, तो ऐसा नहीं होता। ये देखें, यहाँ पे हम इसको एनालिसिस करेंगे कैसे हम लोग ने एक्चुअल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। फिर डिफरेंट एल्गोरिथम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम डिस्कस करेंगे, उनके सिनेरियोज को देखेंगे, और फिर रिकरियन को भी देखेंगे, और फिर देखेंगे कि हमने कैसे जो है वो काम करना है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, फिर हम इसको एंड करते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहे? मैम, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लेट्स सपोज कि अगर हम कहते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना बिग O ऑफ n है, ठीक है, तो मतलब हमने एक फॉर लूप, जैसे आपने एक एग्जांपल बताया कि फॉर लूप हम एक यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से। अब उसका मतलब किसी एक प्रॉब्लम का हम अगर कहेंगे कि वर्स्ट केस क्या है और बेस्ट केस क्या है, तो इस सिनेरियो में बिग O ऑफ n है, तो हम मतलब हम कैसे कहेंगे कि ये बिग O ऑफ n वर्स्ट है या बेस्ट है? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। दोबारा से पूछिए क्वेश्चन, मुझे आपकी बात समझ नहीं सुनाई। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बिग O ऑफ n है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे भी आपने फॉर लूप की एग्जांपल बताई है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है, हमें ये पता है कि जब भी हम फॉर लूप मतलब ऐसे यूज करते हैं, मतलब एक लूप यूज करते हैं, लाइक एक इटरेशन वाला आई वाला यूज करते हैं, तो उसकी होती बिग O ऑफ n है, ठीक है। लेकिन इस केस में इसका हम वर्स्ट केस कैसे बताएंगे बिग O ऑफ n के केस में, और बेस्ट केस कैसे बताएंगे? मतलब क्या वर्स्ट और मतलब बेस्ट केस बिग O ऑफ n होगा, तो वर्स्ट क्या होगा फिर? आप एक चीज में कंफ्यूज हो रही हैं कि शायद हम वर्स्ट केस और बेस्ट केस बताते हैं। जब हम लोगों ने बिग O ऑफ की नोटेशन यूज की, इसका मतलब है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि वर्स्ट केस में मैक्सिमम कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। मिनिमम तो होंगे ही होंगे, मतलब मिनिमम की तो सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब हमने कहा कि एक टाइम प्रोग्राम है, हमने कोई कोड लिखा और हमने कहा कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, इसका मतलब है कि ये n ऑपरेशंस वर्स्ट केस में लेगा। ये रिलेशन है बेसिकली, यानी जितनी इनपुट साइज है इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर हमने बिग O ऑफ n लिखा तो। ठीक है, तो ये बिग O जो है ये खुद ही डिस्क्राइब कर रहा है, ये वर्ड बिग O खुद ही बता रहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में बताया जा रहा है कि उसके अंदर वाली नोटेशन कितनी दफा मतलब इसके अंदर वाली नोटेशन में बता रही है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। कम भी करने पड़ सकते, कम की ऑल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वर्स्ट में इतने, ये मैक्सिमम लिमिट है जिस तक रीच किया जा सकता है। इससे इससे बियॉन्ड कुछ नहीं होगा, इतना मैक्सिमम लगेगा। क्लियर हुआ? यस मैम, थैंक यू। जी मोहम्मद अर्शद। यस मैम, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँ जो मैं भी समझा। बेस्ट केस में जैसे आपने शुरू में कहा कि हमें फर्स्ट एलिमेंट पे अगर कोई डेटा मिलता है, इट्स मीन दैट कि अगर मेरे पास एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है मैम, तो मैं इसको कहूँगा कि इस पे अगर इन लगेगा कम्प्लेक्सिटी, तो बेस्ट केसेस का यही होगा। लेकिन अगर मेरे पास कुछ एरे सॉर्टेड है और वही एरे के कुछ एलिमेंट अनसॉर्टेड है, तो ये इसका एवरेज केस होगा। और अगर बिल्कुल एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में है और उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करना है कंप्लीटली, तो फिर उस पे जो टाइम लगेगा वो इसका तो इन स्क्वायर तो हर या होगा, लेकिन उस वो फिर वर्स्ट केस कहलाता है, जो
मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो जो मुझे याद है तो हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हमने बेस्ट केस को अगर डिफाइन करना हो तो फिर हम कहेंगे कि क्या थी, बिग ओमेगा नोटेशन थी, बिग ओमेगा ऑफ समथिंग, और आगे जो भी बेस्ट केस बनेगा। ठीक है, लीनियर के केस में कहेंगे हम कि बेस्ट केस सिनेरियो में बिग ओमेगा ऑफ वन कांस्टेंट में भी हमें मिल सकती है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। चलें, एनीवेज किसी का कोई क्वेरी है और? मतलब मैम हमारे पास एक एक प्रॉब्लम है उसको करने के, अगर हम 2 या 3 मेथड यूज़ करते हैं, तो अगर हम कोई एक ऐसा मेथड यूज़ करते हैं जिससे मतलब उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये लाइक हम वर्स्ट केस में उसमें करें, उसी को अगर हम थोड़ा मेथड को मॉडिफाई करके करें तो लाइक हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट केस में भी हो सकती है। एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी में हम कर सकते हैं, राइट? नो, ओके। एक ही बट प्रॉब्लम को हम डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में कर सकते हैं, ये बात ट्रू है। और हम इसी को ऑप्टिमाइज मतलब इस बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे, ये भी ट्रू है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक प्रॉब्लम को आपने 3 डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में सॉल्व किया तो आप ये जो है वो आप उसको जो है वो यूं कह लेंगी कि एक, अच्छा ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैं आपको ना इसका आंसर फिर दोबारा दूंगी, क्योंकि मैं इसको ना आपको क्लियर करूंगी। अगर आप ये मुझे नेक्स्ट वर्कशॉप में भी ये क्वेश्चन दोबारा से बताएंगे तो फिर मैं कोड करके आपको बताऊंगी। ठीक है, चलें फिर, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट एंड आई होप कि वी विल मीट on next workshops as well, जो कि संडे को ही हुआ करेंगी सेम टाइम पे। so for now and अल्लाह हाफिज। मैम अब जो आप 9 वाला सेशन लेती थी, अब वो आप नहीं लेंगी? नहीं, वो रिप्लेस हो गया, तो ओके मैं संडे वर्कशॉप्स लूंगी बस। ओके। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह थैंक यू मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।